सुधांशु जी, वो कह रहे हैं परिसीमन आयोग जब तय कर ही देगा, ठीक है आप ही की बात पूछ रही हूँ सर, परिसीमन आयोग तय कर दे कि भाई ये 33% सीटें हैं जहां पर हर पार्टी को महिला ही उतारना पड़ेगा, तो जीत के महिला ही पहुंचेगी। आप ये परिसीमन आपके पहले ही मौजूदा सीटों पर आप ये सुनिश्चित कर दीजिए। अब इसकी बात तो सब कर ही रहे हैं। और साथ में क्या ये धोखा स्टेज किया गया? सुधांशु जी, सबको पता था कि ना लोकसभा में ना विधानसभा में आपके पास 2/3 बहुमत था ही नहीं। ऐसे में क्या विपक्ष का ये धोखा स्टेज किया गया कि वो इसके खिलाफ वोट करेंगे, फिर हम जनता के बीच जाएंगे? सुधांशु जी, अगर इसको अंजना जी धोखा कहें तो इसका मतलब विपक्ष ये कह रहा है कि वो पहले से ही अगेंस्ट में था और वो ओपन था, तो उसके लिए मौका था कि वो अपनी छवि बदल लेता। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि मैं इश्तेहार निकलवा के आपको क्रेडिट दे दूंगा। अगर सारी बात इस बात की है कि ये ईमानदारी से चाहते तो क्रेडिट की तो बात है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा 1 घंटे के लिए सदन स्थगित करिए, मैं अभी ला रहा हूं, आप तैयार है क्या? उसके बाद केसी वेणुगोपाल जी उठ के क्या कहने लगे, तब अपनी बात बदलने लगे। इसीलिए चूंकि आज कांग्रेस विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, विपक्ष विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, प्रामाणिकता का प्रतीक नहीं है, इसलिए ये सारी की सारी समस्या होती। फिर मैं कह रहा हूं, हमने अपनी पार्टी में तो 1/3 दिया, हमने तमाम योजनाओं में दिया, आपने कितनों को दिया? और समस्या जानते हैं क्या जो प्रधानमंत्री जी ने बोली, चूंकि इनकी पार्टियों में सिर्फ परिवार की महिलाएं ही आकर आप स्थापित हो जाती हैं, तो परिवारवादी पार्टियों को लगता है कि अगर 1/3 महिलाएं आ गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। दूसरा, जो अपराध और दबंगई के दम के ऊपर राजनीति करने वाली पार्टियां, उनको डर लगता है, क्योंकि अपराध और माफिया में आपने महिलाओं के नाम नहीं सुने होंगे, कोई बहुत ही वो पार्कर वार्कर का इक्का दुक्का नाम छोड़ दीजिए, तो इनको लगता है कि वो हमारी दबंगी की राजनीति के ऊपर बहुत बड़ा ब्रेक लग जाएगा जाके। और परिसीमन की जहां तक बात है, तो जब एक्ट पारित हुआ 2023 का, उसमें परिसीमन का उल्लेख है, उसी के तहत 334वां वाला संशोधन वाला एक्ट पारित हुआ। तब कहे नहीं आप विरोध किया कि बगैर परिसीमन के नहीं होगा? बोलिए, आपने तो सर्वसम्मत से पारित किया, तो आप परिसीमन के विरोध में क्यों खड़े हुए? और 543 में अगर परिसीमन होगा तो मैं फिर बताना चाहता हूं, यूपी की 87 सीटें होंगी, तमिलनाडु की 29। सुनिए अजय जी, अगर 543 में आप 2011 के सेंसस के आधार पर परिसीमन निर्धारण करेंगे तो यूपी की 87 हो जाएंगी बढ़कर और 29 हो जाएंगी तमिलनाडु की। बोलिए मंजूर है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं होगा। मैं बता रहा हूं कैसे नहीं होगा, जवाब दीजिए। देखिए, एक तो इन्होंने झूठ बोला, 2023 में भी इनके पास बहुमत नहीं था, आपने जो सवाल खड़ा किया, लेकिन हमने संविधान संशोधन को स्वीकृति दी। अब कैसे नहीं होगी मैं बता रहा हूं, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। यह फॉर्मूला अरुण जेटली साहब का है। उन्होंने कहा आर्टिकल 81 में एक लाइन का, सिंगल लाइन का संशोधन करना है आपको, कि जो परिसीमन होगा वो इंट्रा स्टेट रीएडजस्टमेंट ओनली। आपको सिर्फ आबादी को रीएडजस्ट करना है, न सीट कम करनी ना ज्यादा। जब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों, तो आप दक्षिण भारत की सीटें कम हो जाएगी, उत्तर भारत की, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। हम उन राज्यों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार जैसे, जिनका अभी पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल पर नहीं आया, फर्टिलिटी, तो हम उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इसलिए हम सिर्फ उन सीटों की संख्या को एडजस्ट। अभय जी एक सेकंड, अभय जी ठीक है, एक बार अभय जी और सुधांशु जी के साथ मुझे अभय जी एक सेकंड, आप जो ये इंट्रा स्टेट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आज तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, 39 सीट्स, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं कि 39 सीट्स में ही एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वोटर्स कंसिस्टेंट कर दिया जाए, है ना? यही कह रहे हैं आप, स्टेट के अंदर ही, तो उससे तो सीटें कम ही बढ़ेंगी ना वहां की। उत्तर प्रदेश वगैरह में जनसंख्या कहीं ज्यादा है तमिलनाडु के मुकाबले। अगर मैं गलत समझूं आपकी बात की तो फिर से समझाइए। सीटें भी 80 है। अरुण जेटली साहब ने जो समझाया वही समझाता हूं। उनका कहना था कि अगर तमिलनाडु में 39 सीटें हैं तो कई कंस्टिट्यूएंसी में हो सकता है 20 लाख वोटर हो, कई कंस्टिट्यूएंसी में हो सकता है कि 10 लाख वोटर हो। तो आप एक काम कीजिए कि उन लोग, अरे ये रहा साहब, अरे पार्लियामेंट में दिया हुआ है, मैं गलत तथ्य नहीं रखता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, उनका कहना था कि अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी में 25 लाख वोटर हैं और किसी में 20 लाख हैं तो उन दोनों को ऐसा रीएडजस्ट कीजिए, हाँ, कि इक्वल वोट 39 कंस्टिट्यूएंसी में आए, इक्वल वोट 80 कंस्टिट्यूएंसी में उत्तर प्रदेश की आए, लेकिन एक भी सीटें नहीं बढ़ानी है चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र में इसका खामियाजा उन राज्यों को।
बिल्कुल नहीं बढ़ानी। ये मेरा नहीं फॉर्मूला है, ये इंदिरा जी का, ये अटल जी का, ये अरुण जेटली साहब का है, और बहुत अच्छे से अरुण जेटली ने एक्सप्लेन किया है। और प्रश्न और प्रतिप्रश्न जो हाउस में हुए उसका जवाब दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा 26 मतलब अगली सेंसस होगी 31 के बाद इस पर विचार कीजिए। और अंजना जी, आखिरी बात कहना चाहता हूँ, देश के नागरिकों सुधांशु जी इसका स्पेसिफिक जवाब जल्दी से, वो ये कह रहा है, ठीक है पूरा कर लीजिए। हिंदुस्तान का हो रहा है, आबादी कम हो रही है जी, तो आबादी कम हो रही है, भविष्य ठीक है सुधांशु जी, आपको सीट वो ये कह रहे हैं कि सीटें उतनी ही रहेंगी, बस बराबरी कर दीजिए हर सीट में। ठीक है सर, ठीक है सर, जल्दी से। वो कह रहे हैं बस बराबरी कर दीजिए, वोटर का हर कंस्टिट्यूंसी में बराबर हो, सीटें उतनी ही वोट की पावर खत्म। पहली बात ये दूनी, एक बात ये लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुरूप है क्या? वन मैन वन वोट, सबका पावर, वोट का पावर बराबर। आप कह रहे हैं वोट का पावर एडजस्ट कर दीजिए। ये यही जो इनके यहां बोला गया था कि जिस राज्य का जीएसडीपी ज्यादा है उसको वोट ज्यादा मिलना चाहिए, पावर, यही मतलब हुआ ना। तो तभी तो हमारे तेजस्वी सूर्या ने बोला था, फिर तो मुकेश अंबानी का 1 लाख का वोट होना चाहिए। फिर ऐसे सामाजिक वर्गों में भी देखिए तो फिर जैन समुदाय का सबसे ज्यादा वोट होना चाहिए, फिर पारसी समुदाय का सबसे ज्यादा वोट होना चाहिए। ये वाहियात तर्क आप लोग देने का प्रयास करते हैं। और मैं कहता हूं, अगर अरुण जेटली जी की बात करें तो एकदम स्पेसिफिक, अरुण जेटली जी नेता प्रतिपक्ष थे ना अभय जी, सरकार किसकी थी? आपकी क्यों नहीं लागू कर दिया बताइए? क्यों नहीं लागू किया? आज आके यहां भाषण दे रहे हैं, बताइए क्या नहीं लागू कर दिया उस समय? अरे कानून मंत्री थे 2001 में, बतौर कानून मंत्री उनका जवाब है। और एक वोट की क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे अंतर आएगा? ये उन्होंने वेल डिफाइंड। अरे 2001 में तो हमने फिक्स ही कर दिया था, पहले 2001 में तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं भाई। अरे नहीं साहब, क्या 2001 इसीलिए नहीं किया? और ये जवाब दिया ना जब चेंज, वो जो महिला आरक्षण विधेयक तो 98 और 99 अभय जी एक सेकंड, अभय जी एक आर्ग्यूमेंट मेरा भी सुनिए। अभय जी एक सेकंड, एक आर्ग्यूमेंट मेरा भी सुनिए। जितनी सीटें 50 करोड़ 60 करोड़ की आबादी में थी, उतने ही सांसद 145 करोड़ में भी रहे। आपको नहीं लगता है कि ये तर्क संगत नहीं है? अगर कम लोगों पर एक सांसद होंगे, अगर बेहतर प्रतिनिधित्व लोगों को मिलेगा तो उम्मीदें भी ज्यादा रहेंगी कि वो कुछ कर पाएंगे। एमपी लैड्स उसी हिसाब से बढ़ेगा, हर इलाके का विकास होगा। मतलब जितना 50 करोड़ 60 करोड़ पे सीटें थी, उतनी ही आज भी रखो 145 करोड़ पर। ये कौन सा तर्क हुआ? मलुक जी इसके बाद आ रही हूँ, सॉरी। बहुत अच्छा सवाल अंजना जी ने पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं लोगों से कहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर की संविधान सभा की बात सुनिए। उस युग में आजादी के समय उन्होंने अपर लिमिट कहा था कि 5 से 7.5 लाख तक एक कंस्टिट्यूएंसी के वोटर होंगे, और भविष्य के भारत में ये बढ़ेंगे। ये बात का जिक्र अरुण जेटली साहब ने भी किया है। आज अगर इफेक्टिवली वोट देखें, 60-70% वोट कास्ट होता है, तो 7, 8, 9, 10 लाख के आसपास ही वोट कास्ट होता है। ये कहा इंदिरा जी ने, अरुण जेटली जी ने, और आज हम कह रहे हैं कि साहब आप ये डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, एक एक कंस्टिट्यूएंसी को ये एडजस्ट कर दीजिए। और ये अरुण जेटली ने कानून मंत्री होते हुए किया। जब 2001 में ये सवाल खड़ा किया तो उन्होंने 26 तक इसको बढ़ाया।